हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। पैटर्न्स देख लेते हैं पहले। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ। इट फॉलोज स्पेसिफिक पैटर्न्स इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड टू प्राइमरी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो क्या कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब कि एक बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे किसी चीज़ की मात्रा देखो तो ज़्यादा होगी और कहीं पे कम होगी। अब ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है? ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को फॉलो करती है जो कि किसी कारण से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। जैसे कि वो क्या क्या चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे? क्लाइमेट से, वहाँ की जोग्राफी से, या फिर वहाँ की जो इवोल्यूशन हुआ है उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, उस बात से भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने दो पैटर्न्स बताए हैं बायोडाइवर्सिटी के। पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब हम इन दोनों पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में अगर हम देखें, वन ऑफ द मोस्ट वेल इस्टेब्लिश्ड पैटर्न इन इकोलॉजी इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट विच स्टेट्स दैट बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। आपको अर्थ का आपने अगर ग्लोब वगैरह देखा होगा तो एक सेंट्रल लाइन होती है, इनविजिबल लाइन, जो डिवाइड करती है अर्थ को दो पार्ट्स में, इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है ये यही बात कह रहा है कि जो इक्वेटर पे जो होगा बायोडाइवर्सिटी वो सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाती जाएगी वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कम होती जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक है। वाई डज बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स? Several ecological and evolutionary factors explain this pattern. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पैटर्न को डिस्क्राइब कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट स्टेबिलिटी एंड फेवरेबिलिटी। इसमें देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द इक्वेटर हैव अ वार्म एंड स्टेबल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। इन कंट्रास्ट, पोलर रीजन्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड सीजनल चेंजेस विच लिमिट स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जो है, जो इक्वेटर के पास के रीजन्स हैं, वहाँ पे जो है वार्म और स्टेबल क्लाइमेट होता है पूरे साल भर। ठीक है। साल भर जो है वहाँ का क्लाइमेट जैसे कैसा चलेगा? स्टेबल चलेगा। ठीक है। तो उस वजह से जो वहाँ की कंडीशंस हैं वो स्पीशीज़ जो वहाँ की हैं वो झेल लेती हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशंस में चेंजेस की वजह से उनका सर्वाइवल करना वहाँ पे मुश्किल हो रहा हो। लेकिन पोलर रीजन्स में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और सीजनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वहाँ का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है स्पीशीज़। तो वहाँ पे लिमिटेड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ही देखने को मिलती है ना। अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? हायर प्रोडक्टिविटी। मोर सनलाइट एंड रेनफॉल इन द tropics lead to higher primary productivity, more plant growth. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है? हमारे प्लांट्स हैं। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो फिर ऊपर की हमारी फूड चेन कह लो या फूड वेब कह लो, वो वहाँ पे कैसे होगी? ठीक है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि ट्रॉपिक रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे सनलाइट और रेनफॉल की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, तो इस वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वहाँ की एरिया की वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना। अब मोर प्लांट्स मीन्स मोर फूड एंड हैबिटेट सपोर्टिंग डाइवर्स एनिमल्स एंड माइक्रोबियल लाइफ। अब ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो वो ज़्यादा फूड का या हैबिटेट का रीज़न बनेंगे, या मतलब नीड जो है फुलफिल करेंगे एनिमल या फिर माइक्रोबियल लाइफ जो है उनकी। ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या है? लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम। Tropical ecosystems are older and have been stable for millions of years, allowing more time for species to evolve. जो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और जो है कि मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर से वो ऐसे ही स्टेबल जो है फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो स्पीशीज़ को इवॉल्व करने का टाइम जो है वो ज़्यादा मिलता है कि वो वहाँ पे अपना इवोल्यूशन का प्रोसेस प्रॉपरली उनका हो पाए। ठीक है। पोलर रीजन्स हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रिक्वेंट आइस एजेस डिस्टरप्टिंग इकोसिस्टम्स एंड लिमिटिंग बायोडाइवर्सिटी। अब पोलर रीजन्स में क्यों मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ का जो आइस वगैरह का जो मतलब एक तरह से क्लाइमेट है या उसकी जो एजेस हैं उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। ठीक है। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो चेंज होता रहता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहता है। तो इस वजह से कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत लिमिट हो जाती है कि कुछ स्पीशीज़ ही वहाँ पे सर्वाइव कर पा रही हैं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? नीश स्पेशलाइजेशन। द स्टेबल क्लाइमेट इन द ट्रॉपिक्स अलाउ स्पीशीज टू इवॉल्व स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन, रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन। जो स्टेबलाइज्ड क्लाइमेट होता है ट्रॉपिक रीजन में वो स्पीशीज़ को इवॉल्व करने का मतलब
स्कोप अलाउ करता है, ठीक है। अब स्पीशीज़ इवॉल्व होके वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जो है अडेप्ट कर लेती हैं अपने आप को, और वहाँ का जो कॉम्पिटिशन लेवल होता है वो भी इस वजह से कम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ को कॉम्पिटिशन के बेसिस पे अडेप्ट करना आ जाता है, ठीक है ना। इन कंट्रास्ट, स्पीशीज़ इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स मस्ट अडेप्ट टू फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट लीडिंग टू फ्यूअर मोर जनरलिस्ट स्पीशीज़। अब अगर हम देखें कि टेम्परेट या पोलर रीजन्स में, तो उनका ये फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है इन्वायरमेंट, और वो इतनी जल्दी उसको अडेप्ट नहीं कर सकती, तो वहाँ की जो स्पीशीज़ होंगी वो जल्दी जो है कि कम हो जाती हैं, या फिर मान लो इतनी जल्दी वो सर्वाइव नहीं कर पाती, इवॉल्व नहीं कर पाती, तो इसलिए वहाँ की स्पीशीज़ कुछ कम मात्रा में ही देखने के लिए मिलती है, डाइवर्सिटी जो है कम मात्रा में ही देखने के लिए मिलती है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिड्यूस्ड एक्सटिंक्शन रेट्स। हार्श इन्वायरमेंट्स कंडीशन इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स इंक्रीज एक्सटिंक्शन रिस्क। जो पोलर रीजन्स होते हैं या टेम्परेट रीजन्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट में, तो वहाँ की जो एक्सटेंशन है स्पीशीज़ का, जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगी वहाँ का कोई भी कंडीशन जो होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो ऑब्वियसली बात है वो खत्म होती जाएंगी, तो एक्सटेंशन रिस्क जो होता है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वहीं हम ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स की बात करें, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज़ को अडाप्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है, और इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट या इन्वायरमेंट नहीं रह रहा है, वहाँ पे कंडीशंस नहीं रह रही हैं, तो वो जो है कि सर्वाइव कर पाती हैं ज़्यादा लंबे समय तक के लिए, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैज़ अबाउट 16,000 स्पीशीज ऑफ ट्रीज वाइल टेम्परेट फॉरेस्ट हैव फार फ्यूअर। अगर हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे 16,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज की ही देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर हम वहीं टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत कम इस नंबर के अकॉर्डिंगली या कंट्रास्ट में हम देखें तो बहुत कम स्पीशीज देखते हैं, ठीक है। इंडियाज़ वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरबंस हैव हाई स्पीशीज रिचनेस कंपेयर टू कोल्डर हिमालयन रीजन्स। जो भी इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हैं या सुंदरबंस हैं, वहाँ पे स्पीशीज़ का नंबर देखें, रिचनेस देखें, तो वो ज़्यादा है अगर हम हिमालयन रीजन्स के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। कोरल रीफ्स नियर द इक्वेटर सच एज द ग्रेट बैरियर रीफ सपोर्ट मोर मैरीन स्पीशीज देन आर्टिक वाटर्स। जो इक्वेटर के पास में हमारा कोरल रीफ्स है, सॉरी, तो वहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा मेरीन स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेरीन स्पीशीज़ पाई जाती हैं अगर हम देखें किसके मुकाबले, आर्टिक वाटर्स के मुकाबले, तो ठीक है। अब हमारा दूसरा है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, इसके बारे में देखते हैं। प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप स्टेट्स दैट लार्जर एरियाज टेंड टू हैव मोर स्पीशीज़ दैन स्मॉलर एरियाज। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा वहाँ पे स्पीशीज़ का नंबर उतना ज़्यादा होगा कंपेयर टू जितना छोटा एरिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप बोला गया है। अगर इसको हम देखें तो इसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसमें कौन सा सिंबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम इसकी की ऑब्जर्वेशंस देखें, लार्जर इकोसिस्टम्स हैव मोर रिसोर्सेज, माइक्रो हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल नीश सपोर्टिंग मोर स्पीशीज। जो लार्ज इकोसिस्टम होते हैं, बड़े इकोसिस्टम्स होते हैं जिनका एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे हैबिटेट्स होते हैं, और इकोलॉजिकल नीशेज होते हैं जिसमें ज़्यादा तरह की स्पीशीज़ हमारी मिल जाती हैं, या ज़्यादा तरह की स्पीशीज़ जो है सर्वाइव कर पाएंगी। अगर हम द वैली ऑफ जैड देखें, जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो रेंज करती है 0.1 से 0.2 स्मॉल एरियाज़ के लिए, और 0.6 से 1.2 लार्ज एरियाज़ के लिए, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के। लार्जर इजलैंड्स, फॉर एग्जांपल मदागास्कार हैव मोर स्पीशीज़ देन स्मॉलर इजलैंड, फॉर एग्जांपल सेचेल्स। जो लार्जर इजलैंड है उसमें मोर स्पीशीज़ देखी गई हैं स्मॉलर इजलैंड के, इनके आपको नेम दे रखे हैं एग्जांपल्स के तौर पे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जैसे कि अमेजोन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, कवर वास्ट एरियाज एंड हाई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कंपेयर टू स्मॉलर टेम्परेट फॉरेस्ट। यह भी हमने पढ़ा था कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा तरह की स्पीशीज़ हैं अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट के मुकाबले देखें तो। नेचर रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज विद लार्ज साइज हार्बर मोर स्पीशीज़ दैन स्मॉलर रिजर्व्स। जो नेचुरल रिजर्व्स होंगे, नेचर रिजर्व्स होंगे या प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, वहाँ पे क्योंकि लार्जर साइज हो रहा है तो वो ज़्यादा स्पीशीज़ को जो है कि प्रोटेक्ट कर पाते हैं या रिजर्व कर पाते हैं, किनके मुकाबले, स्मॉलर रिजर्व्स के मुकाबले। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम इस स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ लोगरिथमिक कर्व विद स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीजेज विद एरिया बट अ डिक्रीजिंग रेट। जो स्पीशीज़ की रिचनेस होगी वो इंक्रीज होगी एरिया के साथ में, लेकिन किस उस पर डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अगर हम देखें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोसिस्टम के लिए, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ विद इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ।
अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, प्लांट्स और एनिमल्स की, वो जो है कि हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी में आ गई। ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी, रेजिलियंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इकोसिस्टम्स। ये हमारी जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है, रेजिलियंस है, या फंक्शनल जो उसका पूरा प्रोसेस है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। हेयर आर सम की रीजंस वाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अ डाइवर्स इकोसिस्टम इज मोर रेसिलियंट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, डिसीजेस एंड नेचुरल डिजास्टर। जो एक डाइवर्स इकोसिस्टम होगा जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ठीक है पाई जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, डिसीजेज हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनको झेलने की क्षमता उस इकोसिस्टम में ज़्यादा मात्रा में होगी इन कंपैरिजन टू जो इकोसिस्टम इतना डाइवर्स ना हो। ठीक है, इफ वन स्पीशीज डिक्लाइंस और गोज एक्सटिंक्ट, अदर कैन फिल इट्स इकोलॉजिकल रोल प्रिवेंटिंग इकोसिस्टम कोलैप्स। मान लो अगर कोई एक स्पीशीज है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गई या वो वहाँ से एमिग्रेट हो गई, कहीं चली गई, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरी स्पीशीज़ वहाँ की उसका रोल जो है, मान लो कोई वर्क कर रही थी वो स्पीशीज़, वो उसको फुलफिल कर पाएगी, उसका रोल जो है अच्छे से निभा पाएगी, जिससे कि वो इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे, उसमें कोई मतलब चेंजेस ना आए या फिर उस स्पीशीज़ के जाने की वजह से उसका फंक्शनिंग रुके ना। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल नीशेस, efficiently utilizing available resources such as sunlight, water and nutrients. अब जो डिफरेंट स्पीशीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट नीशेस को ऑक्यूपाई करेंगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो वहाँ पे सनलाइट आ रही है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको मतलब आपस में जो है मिल बांट के कह लो या अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, मोर डाइवर्स इकोसिस्टम टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, सपोर्टिंग हायर बायोमास एंड एनर्जी ट्रांसफर। जो ये डाइवर्स इकोसिस्टम्स होते हैं ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, और बायोमास को भी, बड़े से बड़े बायोमास को भी सपोर्ट कर पाते हैं, और एनर्जी ट्रांसफ़र भी इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल और सॉइल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स प्रोसेसेस लाइक डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड कार्बन साइक्लिंग, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस को सपोर्ट करती है ये, जैसे कि डिकम्पोजिशन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, कार्बन साइकिल हो गई हमारी, या फिर जो मतलब जो भी प्रोसेस हमारे सॉइल फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इंश्योरिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब ये जो सॉइल में ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, फंजाई जो हैं, या फिर ये जो प्लांट्स होगी सॉइल की फर्टिलिटी में, ठीक है, ये जो सॉइल से हमारे जो स्पीशीज़ आ रही हैं, ठीक है, अब ये क्या करेंगी, ये इन्वायरमेंट में जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है उसको ये दोबारा से जो है कि कंटिन्यू करने में हमारी मदद करेंगे। तो इससे क्या होगा, इकोसिस्टम में एक मतलब बैलेंस बना रहेगा कि इकोसिस्टम में जो भी हमारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रही है वो प्रॉपर्ली जो है चलती रहे। ठीक है, अब पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल भी हो सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट स्पीशीज डिपेंड ऑन इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। A decline in pollinators can lead to reduced plant reproduction, affecting food supplies for other organisms. वो क्या कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, मैमल्स हो गए, पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए या सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस के लिए। अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं बचेंगे, बर्ड्स नहीं होंगी, इंसेक्ट्स नहीं होंगे, या ऐसे मैमल्स वगैरह नहीं होंगे, तो जो है कि उनका प्रोडक्शन जो है या उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिससे कि उनकी फूड सप्लाईज जो है अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और जो इकोसिस्टम है उसमें वो डाइवर्सिटी जो है कम होती जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म जो है खत्म होते जाएंगे। ठीक है, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। डाइवर्स इकोसिस्टम हैव नेचुरल प्रीडेटर्स दैट हेल्प रेगुलेट पेस्ट पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो इकोसिस्टम है अगर उसमें मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा मात्रा में है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे नेचुरल प्रीडेटर्स हैं, जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं किसी भी मान लो फसल उग रही है, कुछ भी उग रही है, तो उसको वो कम कर देगा। नेचुरल अगर हमारे पास जो है कि ऐसे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि उनको पेड़ों को या न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में हमारे प्रेजेंट रहेंगे तो बचाने के लिए। ठीक है, तो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की नीड जो है उसको भी रिड्यूस कर देगा, है ना। अब हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रिवेंट द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज दैट माइट अदरवाइज वाइप आउट अ सिंगल स्पीशीज डोमिनेटेड एरिया। अगर मान लो एक जगह पे सिर्फ एक ही तरह की प्लांट की स्पीशीज़ है, ठीक है, अब उस स्पीशीज़ में कोई बीमारी होगी तो वो पूरा ही एरिया जो है साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही तरह की स्पीशीज़ थी, है ना, वो पूरा एरिया ख़राब हो गया। लेकिन अगर उस एरिया में 2-3 तरह की स्पीशीज़ है, ठीक है, अब वो एक को कोई डिसीज़ हो गई, ठीक है, और वो दूसरे और तीसरे वाले में उसको मतलब सहन करने की, मान लो उसको वो बीमारी नहीं हो, तो क्या होगा, वो 2 तो एटलीस्ट बची रहेंगी ना, वो पहली वाली ही खत्म होगी जिसको डिसीज़ हुई। तो ऐसे करके क्या होता है कि जो रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसीज़ेज़ है वो उसको मतलब प्रिवेंट कर पाता है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो अगर तो। ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है,
Forest, wetlands, and oceans plays a crucial role in absorbing carbon dioxide, helping to mitigate climate change. जो फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गए या ओशंस हो गए, वो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्व करने में हमारा जो है कि मदद करते हैं, जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको वो थोड़ा मतलब कंट्रोल कह लो या मतलब स्टेबल करने में हमारी मदद कर पाते हैं, जिससे कि हमारा ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है एकदम से ना हो। A diverse range of plant species ensure efficient carbon storage and oxygen production. अब जितनी ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ होंगी उतना ज़्यादा हमारा कार्बन स्टोरेज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होगा। अगर हम 7th पॉइंट देखें तो इसका इकोनॉमिकल और कल्चरल वैल्यू भी हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। Many cultures and tradition rely on native plants and animals for spiritual and recreational purposes. अब वो क्या करें कि बायोडाइवर्सिटी हमें फूड दे रही है, मेडिसिन दे रही है, रॉ मटेरियल्स दे रही है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही मिल रही है। और जो काफ़ी सारे कल्चर्स हैं या ट्रेडिशंस हैं वो आज भी जो है कि कुछ टाइप के प्लांट्स हो गए या कुछ एनिमल्स हो गए उन पे अपना मतलब धर्म कह लो या उनका विश्वास जो है अभी भी है, तो इस वजह से उनका एक्सटिंक्ट होना जो है उस कल्चर को भी या ट्रेडिशन को भी बंद कर सकता है। तो अगर वो बने रहेंगे तो वो कल्चर वो ट्रेडिशन भी बना रहेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेसिव स्पीशीज़, healthy ecosystem with high biodiversity are more resistant to invasive species which can outcompete native species and disrupt ecological balance. अगर मान लो जो हमारे इकोसिस्टम है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो वो जो बाहर से आने वाली स्पीशीज़ हैं उनको जो है कि मतलब वहाँ पे आने से रोक सकते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंट उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं वो वहाँ पे आकर के वहाँ की स्पीशीज़ को कोई खतरा नहीं पहुँचा पाएंगे। अगर मान लो वो आ गए बाहर की स्पीशीज़ तो क्या होगा, वो वहाँ की रहने वाली स्पीशीज़ को ख़त्म कर देंगे और जो है कि इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा इस बाहर की स्पीशीज़ को अंदर आने से, उनके इकोसिस्टम में आने से वो लोग रोक पाएंगे और अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को बचा पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं या इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस रिफर्स टू द डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीशीज़, जेनेटिक वेरिएशन एंड इकोसिस्टम। अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस देखें, जो हमारा स्पीशीज़ जो हैं वो मतलब ख़त्म होती जा रही हैं या डिसअपीयर हो गई हैं किसी एरिया में से, या फिर मान लो उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, या मान लो कोई इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा ही ख़राब हो गया है, वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है, तो ये चीज़ें हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस को दर्शाती हैं। It is a major environmental issue that threatens ecosystem stability and human well-being. जो ये सारे कारण हैं जो हमें दिख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकती है, जो हमारी ह्यूमन वेलबींग है वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस देख लेंगे। पहला तो हो गया हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट्स। फ्रेगमेंटेशन आइसोलेट स्पीशीज मेकिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन डिफ़िकल्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में देखें तो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो स्पीशीज़ के नेचुरल हैबिटेट को, उनके जो अपना घर है उनको ख़त्म कर देते हैं या तबाह कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो स्पीशीज़ जो हैं कहीं और जाने में मजबूर हो जाती हैं और वो वहाँ पे अगर सर्वाइव नहीं कर पाएँ तो वो ख़त्म ही हो जाती हैं। ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी कुछ स्पीशीज़ लॉस हो गई, है ना। अब फ्रेगमेंटेशन के देखें तो एक इकोसिस्टम के अगर हम पार्ट कर दें तो उसमें क्या होगा कि स्पीशीज़ जो हैं उस एरिया में ही जो है आइसोलेट होकर रह जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि उनका सर्वाइवल भी उतने ही एरिया में होना है, चाहे वो उस एरिया में सर्वाइव कर पाएँ या ना कर पाएँ, और उनका रिप्रोडक्शन भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उनकी जो स्पीशीज़ हों, जो कंपैटिबल स्पीशीज़ हों वो दूसरे एरिया में हों और वो वहाँ पे ना जा पाएँ, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिस्टर्ब इकोसिस्टम। अब जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो रेनफॉल का पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी बहुत कम, ठीक है, या जो वेदर कंडीशंस हैं वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, तो उससे भी जो है हमारे इकोसिस्टम की फंक्शन में जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होता रहता है, जिससे कि स्पीशीज़ को भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ठीक है, सम स्पीशीज़ कैन नॉट अडेप्ट क्विकली लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइंस और एक्सटिंक्शन। अब कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इतनी जल्दी से, जितनी जल्दी वेदर कंडीशंस वगैरह चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो जो है कि हमारा एक्सटिंक्शन में हो जाती हैं या पॉपुलेशन की जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो सकता है हमारा पॉल्यूशन, एयर का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ये जो है कि हमारी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह लो, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहा है, या एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो मान लो
जो स्पीशीज़ हैं हमारी, एनिमल स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स ही मान लो, ठीक है, ये वाटर पॉल्यूशन वगैरह है, तो ये प्लांट्स को भी अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो है कि एक तरह से हैबिटेट्स तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, साथ साथ में स्पीशीज़ पे भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा जो है प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक वेट्स, ऑयल स्पिल्स एंड केमिकल रन ऑफ पॉइजन इकोसिस्टम। अब ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं या फिर मान लो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, या जो भी केमिकल्स हम पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ करने लगे, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है, या काफ़ी सारे प्लांट्स में भी उनमें से देखने को मिलता है कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इकोसिस्टम को जो है बर्बाद कर रही होती हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन की अगर हम बात करें, ओवर फिशिंग, हंटिंग एंड लॉगिंग डिप्लीट स्पीशीज फास्टर देन दे कैन रिप्रोड्यूस। अब मान लीजिए हंटिंग की प्रोसेस प्रैक्टिस हो रही है, या ओवर फिशिंग की प्रैक्टिस हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जितनी जल्दी वो मरेंगे उतनी जल्दी वो दोबारा से रिप्रोड्यूस करके तो नई पॉपुलेशन खड़ी नहीं कर सकते, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा जल्दी से कम हो रही है बढ़ने की बजाय। बढ़ने का रेट उनका कम है, बर्थ रेट एक तरह से मान लो कम हो जाएगा, और जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन होती जाएगी, या वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएंगी, ठीक है ना। द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंडेंजर्स मैनी स्पीशीज़। अब ये जो हंटिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, ये किस लिए होता है? क्योंकि वो एनिमल्स से हमें कुछ ना कुछ ट्रेडिंग उसमें कुछ बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, इसलिए हम उनकी हंटिंग करते हैं। तो ये चीज़ से भी जो है कि मतलब उन्हें स्पीशीज़ का जो डिक्लाइन है या एक्सटिंक्शन है वो हो रहा है, ठीक है। इन्वेजिव स्पीशीज़, अभी हमने बताया था कि कोई बाहर की स्पीशीज़ अगर उस एरिया में आके रहने लग गई, तो वो उस एरिया की स्पीशीज़ को जो है कि सर्वाइव नहीं करने देती, और वो अपना हक जो है वहाँ पे जमा लेती। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ की स्पीशीज़ खत्म हो गई, तो ऐसे में भी जो है कि उसका तो हैबिटेट ख़राब हो गया ना, इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ का तो बिगड़ गया इकोसिस्टम का। तो फूड चेन वगैरह की वजह से, या कुछ भी कह लो, वहाँ के फैक्टर्स जो इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से चेंजेस हुए, वहाँ की स्पीशीज़ इस वजह से खत्म हो गई, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और मोनोकल्चर की अगर हम बात करें, तो लार्ज स्केल फार्मिंग जो है वो हैबिटेट्स को जो है कि उसकी जो वैरायटी होती है उसको रिड्यूस कर देती है, या फिर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की, उसको जो है कि ख़त्म कर देती है, एक तरह से कम कर देती है, ठीक है। या फिर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो जिन स्पीशीज़ पे उसको ज़रूरत भी नहीं है, जिन स्पीशीज़ को उस पेस्टिसाइड की या उस फर्टिलाइजेश को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, वो उनको अगर हार्म कर रही है, तो वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो तो ख़त्म ही हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमें उस चीज़ में भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब अगर हम इफेक्ट्स देख लें बायोडाइवर्सिटी लॉस के, तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज डिस्टर्ब्ड फूड चेन्स एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस। अब जो कीस्टोन स्पीशीज हैं अगर वो ही खत्म हो गई, तो क्या होगा? हमारी जो फूड चेन है, ये इकोलॉजिकल फंक्शन है, वो होना बंद हो जाएगा, या वो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी, तो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम इम्बैलेंस हमारा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। रिड्यूस इकोसिस्टम सर्विसेज, जो हमारी डाइवर्स डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी वीकेंस सर्विसेज लाइक पॉलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। अब मान लो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अगर वो लगातार डिक्लाइन होती गई, तो उससे क्या होगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस कम होती जाएगी, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो कम होती जाएगी, या फिर क्लाइमेट रेगुलेट जो हो रहा था वहाँ की स्पीशीज़ की वजह से, या वहाँ पे जो हमारी पूरी प्रोसेस चल रही थी नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह की, वो होना कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्लाइमेट रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। थ्रेट्स टू फूड सिक्योरिटी, fewer plants and animal species limit agricultural diversity and increase vulnerability to pests and diseases। अब मान लो अगर प्लांट्स की स्पीशीज़ या जो एनिमल की स्पीशीज़ हैं वो कम होने लगी, तो जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसको भी वो लिमिट कर देंगी, और जो हमारी पेस्ट वगैरह हैं, डिसीज़ वगैरह हैं, वो बढ़ते जाएंगे इस चक्कर में। इकोनॉमिक लॉसेस की अगर हम बात करें, डिक्लाइन इन फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड इको टूरिज्म अफेक्ट्स लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज़। जो हमारी फिशरीज़ हैं, अगर मान लो ओवर फिशिंग की प्रैक्टिस होती रही, तो इतनी जल्दी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, इतनी जल्दी वो डिक्लाइन हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। जो टूरिज़्म वगैरह का फैक्टर है वो भी कम होने लगेगा, अगर वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, कुछ अच्छा सा नेचर देखने के लिए नहीं होगा, प्लांट्स की स्पीशीज़ या एनिमल की स्पीशीज़ डिफरेंट टाइप की ही नहीं देखने की नहीं होगी, तो वहाँ का इकोसिस्टम या इको टूरिज़्म जो है हमारा, वो मतलब कि चेंज होगा, वहाँ पे इतने टूरिज़्म अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी जो इकोनॉमिक लॉसेज़ हैं उसका कारण बन सकती हैं। इंक्रीज डिसीज़ स्प्रेड, लॉस ऑफ प्रीडेटर्स एंड नेचुरल कंट्रोल्स कैन लीड टू द राइज ऑफ डिसीज कैरिंग स्पीशीज़। जो कि हमारे प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो नेचुरल कंट्रोल कर सकते हैं हमारी डिसीज़ का रेसिलियंस प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे, ठीक है। अगर वो ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? जो हमारी डिसीज़ कैरिंग स्पीशीज़ होंगी, भाई उनको कोई प्रीडेटर प्रे ही नहीं बन रहे वो, तो वो तो मतलब और स्पीशीज़ को भी डिसीज़ कैरी करा देंगी, डिसीज़ जो है स्प्रेड करा देंगी, ठीक है। अब अगर हम देखें सॉल्यूशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स हमारे कर सकते हैं हम, जैसे कि इस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड नेचुरल पार्क्स। ये हमारी गवर्नमेंट जो इन सिटू और एक्स सिटू हमारे कंजर्वेशन, आपने बायोडाइवर्सिटी लेवल्स वगैरह में भी पढ़े हैं, मैंने भी आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स भी हमारे चलने चाहिए कि नेचुरल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स वगैरह, प्रोटेक्टेड एरियाज़ वगैरह में हमारी जो स्पीशीज़ को है वो प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फिशिंग, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर,
encourage eco-friendly farming practices like crop rotation and organic farming. अगर हम रिस्पॉन्सिबल फिशिंग करें या हंटिंग करें या कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको रिस्पॉन्सिबल वे में करें कि हाँ भाई इतनी रिक्वायरमेंट है तो इतना ही हमने करा, ये नहीं कि उससे ज़्यादा ओवर फिशिंग कर दिया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, तो हमारा जो है कि वहाँ की जो स्पीशीज़ है या वो जो स्पीशीज़ है वो इतना खतरे में नहीं आएंगी, ठीक है। या फिर हमें जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करें, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, जो और स्पीशीज़ हैं जो हमारे जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस है या न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको कायम रखती हैं, वो चीज़ें अगर हम ना डिस्टर्ब करें तो हमारा जो है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा। क्लाइमेट एक्शन अगर हम देख लें, रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन टू स्लो ग्लोबल वार्मिंग, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम कार्बन एमिशन जो है उसको कम कर पाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो हमारा जो क्लाइमेट रेगुलेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा, सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो स्पीशीज़ जो है ज़्यादा मात्रा में सर्वाइव कर पाएंगी क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी से क्लाइमेट फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो उनको अडेप्टेशन की जो है कि टाइम जो है ज़्यादा मिल पाएगा। पॉल्यूशन को अगर हम कंट्रोल कर लें, प्लास्टिक वेस्ट है, केमिकल रन ऑफ है या एयर पॉल्यूशन वगैरह है, उसको हम रेगुलेट कर लें, उसको हम कंट्रोल में ले आएँ या उसके लिए कोई न्यू स्ट्रेटजीज़ करें, तो फिर उससे क्या है हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस थोड़ा कम हो सकता है। प्रिवेंट इन्वेसिव स्पीशीज़, अगर हम कोई भी नई स्पीशीज़ को किसी भी नेटिव इकोसिस्टम में या नेटिव स्पीशीज़ जहाँ रह रही हैं वहाँ पे एंटर होने से रोक सकें, तो फिर वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ है उसमें किसी टाइप की डिसीज़ नहीं होगी या मान लो वो डिक्लाइन होने से बच सकती हैं, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो पब्लिक है उसको अवेयर किया जाए कि हाँ भाई इस टाइप के लॉसेस हो सकते हैं इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उनको जो है कंट्रोल किया जाए या फिर जो सस्टेनेबल कंज्यूमर चॉइसेस होती हैं उनको जो है एनकरेज करा जाए कि वो इस टाइप से अपने पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स का जो है वो इस्तेमाल कम करें, या मान लो जो हमारी ओवर फिशिंग है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, उन प्रैक्टिसेस को कम करें। तो इस टाइप की पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जा कर के हम जो है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, इफेक्ट को जो है थोड़ा कम कर सकते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी को हम बचा सकते हैं। अगर हम आज के टॉपिक का कंक्लूजन देखें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ अ क्रिटिकल चैलेंज दैट रिक्वायर्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड इमीडिएट एक्शन, प्रोटेक्टिंग ecosystem ensures the survival of species, maintain ecological balance, and secures resources for future generation. Every effort counts in preserving the rich diversity of life on earth. अब ये क्या कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस उसका जो है एक क्रिटिकल चैलेंज है, जिसमें हमारे ये नहीं है कि एक आदमी की वजह से पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है सुधर जाएगा, तो इसलिए ग्लोबल कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। और जो इकोसिस्टम है उनको प्रोटेक्ट करने की मतलब अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर लें तो फिर हम जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है या हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको हम जो है कि बचा सकते हैं, अभी भी मेंटेन कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हाँ एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा, एक एक बंदे को भी करना ही चाहिए, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो है एक्शंस लेने ज़रूरी हैं इसके लिए। तो बस इतना ही था हमारा आज का कंक्लूजन। ये टॉपिक आपके 11th 12th BSc MSc सब लेवल्स पे आता है, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के टॉपिक पे भी मैं नोट्स अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इस नोट की PDF चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी की वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।